को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए आर्क क्या है और किस तरीके से आर्क डेवलप होती है। ठीक, देखिए दो कैटेगराइजेशन है हमारे आर्क डेवलप करने के। ठीक है, एक तरीका है डायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। आर्क कैसे डेवलप होती है, हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और जब हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं अक्रॉस इलेक्ट्रोड, तब क्या होता है, जो एयर होती है इलेक्ट्रोड के बीच में वो क्या होती है, आयनाइज्ड हो जाती है, और जब वो आयनाइज्ड हो जाएगी एयर, तो वो कंडक्टिंग पाथ की तरीके से काम करेगी। और कंडक्टिंग पाथ का मतलब एक सडन स्पार्क डेवलप होगा। ठीक, सडन स्पार्क डेवलप होगी, और वो जो सडन स्पार्क होगी वो बेसिकली उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। इस आर्क को मेंटेन करने के लिए, इस आर्क को मेंटेन करने के लिए हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं। हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई। आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए तो हाई वोल्टेज सप्लाई, बट आर्क को मेंटेन करने के लिए लो वोल्टेज सप्लाई से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, जब आर्क डेवलप होगी तो सीधी सी बात है, हमको हीट का फॉर्मेशन होगा और मिल जाएगा। मेथड वन में आर्क को इस तरीके से डेवलप किया जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सकती है। मेथड टू पे अगर कंसिडरेशन लिया जाए, मेथड नंबर टू, जो कि बेसिकली हम लोग प्रोमिनेंट है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में। मेथड टू में क्या करते हैं, जो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक, सपोज करिए ये इलेक्ट्रोड E1 है और ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, E2। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग प्रॉपरली सप्लाई देंगे, बट क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मोमेंटरली हम लोग क्या करेंगे, पास में लाएंगे। जैसे ही हम इनको मोमेंटरली पास में लाएंगे, एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, और शॉर्ट सर्किट करंट के कारण हमारा क्या होगा, स्पार्क डेवलप होगा। और जो ये मोमेंटरली हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और उसको तुरंत ही हमको विड्रॉ करना है, तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ और स्पार्क डेवलप हुई, वो बेसिकली हमारा आर्क की तरीके से रोल प्ले करता है, और वो ही हमारा जो भी बेसिकली चार्ज होगा या सब्सटेंस होगा उसको हीट करेगा। तो ये बेसिक हमारी फंक्शनैलिटी है आर्क हीटिंग की। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं अगली स्लाइड में, और आर्क हीटिंग के बारे में जो हमने अभी आपको बताया इसके बारे में देख लेते हैं, क्या ये जो पॉइंट्स बताए हैं क्या सही है। तो आर्क हीटिंग में अगर कॉन्सेप्ट में देखा जाए, तो जो आर्क फर्नेस यूज होता है हमारा, वहां पे कॉन्सेप्ट में यही है कि हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं, एयर आयनाइज्ड हो जाती है, कंडक्टिंग की तरीके से काम करती है, और एक कॉन्टिन्यूअस स्पार्क प्रोड्यूस होती है, और उससे इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और ये जो सडन हाई वोल्टेज हम पल्स प्रोवाइड करते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर से प्रोवाइड करते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही बेसिकली हमारा वेरिएबल एसी सप्लाई में इसका रोल है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स हमारे जो बेसिकली हैं वो कितने तरीके के होते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स का अलग अलग क्या फंक्शनल है जब हम लोग आर्क हीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड्स देखे जाए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड्स की कैटेगराइजेशन में देखा जाए तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक, कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक होता है सेल्फ सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड। सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड, जो ये सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड है हमारा, अगर इसको कंसीडर किया जाए, तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसिकली इसका स्मॉल एप्लीकेशंस है, बट हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो कंसिडरेशन है वो हम लोग इस तरीके के फर्नेसेस में यूज करते हैं, जहां पे अगर आपको सपोज करिए जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन कर रहे हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन में बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो अल्मोनियम का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग इस तरीके का जो इलेक्ट्रोड है सेल्फ बेकिंग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन, अगर हम
अल्मोनियम का कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन अगर हम अल्मोनियम का कर रहे हैं तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर दूसरा कंसिडरेशन लिया जाए इसका, तो आपको बताया है जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम लोग इस तरीके के इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं जो कि सेल्फ बेकिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जिससे कि बार बार अगर कभी हम लोग को डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन ऑफ अल्मोनियम, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रो केमिकल जो फर्नेस होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, सेल्फ बेकिंग। अब आते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट का कंसिडरेशन लेंगे, कार्बन और ग्रेफाइट का कंसिडरेशन लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ग्रेफाइट की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन। तो कार्बन जो इलेक्ट्रोड होगा इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो हमारी कम होगी। ठीक, इसकी कॉस्ट क्या होगी, कम, बट ग्रेफाइट की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। इसी तरीके से अगर ग्रेफाइट का साइज देखा जाए तो ग्रेफाइट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड का अगर साइज देखा जाए तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन का साइज है, ठीक है, उसका उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर वही अमाउंट हीट देखा जाए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से, तो अगर ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है उसका साइज आधा कर दिया जाए तो उतनी ही हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, ये कंसिडरेशन हो गया। दूसरा, जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसका स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, कम होती है, इसीलिए इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ये रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट हो गया, साइज का कॉन्सेप्ट हो गया, और कॉस्ट का। ऑक्सीडेशन देखा जाए, अगर कार्बन इलेक्ट्रोड में देखा जाए तो कार्बन इलेक्ट्रोड में अगर ऑक्सीडेशन देखा जाए तो कार्बन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन 400 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाता है, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में ये ऑक्सीडेशन 600 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के कॉन्सेप्ट हो गए। और इसी तरीके से हमारा जो डायमीटर है, डायमेंशन है, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोड्स को डिजाइन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स को सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा हो सकता है हमारा इनसॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इनसॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इनसॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा हमारा हो सकता है कि केमिकल इनर्टनेस क्या है। ठीक, केमिकल इनर्टनेस क्या है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं शॉक हैजार्ड कैसा, शॉक हैजार्ड को किस तरीके से डील करा जाता है। और भी कुछ कंसिडरेशन है, उन कंसिडरेशन में जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो इलेक्ट्रोड्स को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉस्ट है, साइज है, इन सबको कंसिडरेशन में लेते हुए हम इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं ये बेसिकली एक बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरस एलॉयज और एल्युमिनियम और फास्फोरस के जो अलॉयज होते हैं वहां पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स का हम लोग काफी प्रोमिनेंट यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग सीधे अपने फंडामेंटली नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और डायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में जानते हैं। ये तो सप्लाई वोल्टेज का फिगर है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने हाई टेंशन जो HT लिखा हुआ है इसका मतलब हाई वोल्टेज है और आर्क प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है। ठीक, उसके बाद हमारा ये कंसेप्ट है कि इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हाई वोल्टेज दिया गया, यहाँ पे सडन स्पार्क हुई और ये चार्ज हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। जो चार्ज है बेसिकली चार्ज में स्पार्क डेवलप हो रही है, तो चार्ज को बेसिकली हीट मिल रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। इस पर्टिकुलर जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस है, यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है और कोई भी तरीके का हमको स्टीयरिंग की जरूरत नहीं, मतलब कोई हमको फर्नेस को शेक नहीं करने की जरूरत पड़ती, रॉकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, टू एंड फ्रो फर्नेस को करने मैकेनिकली टू एंड फ्रो या उसमें कोई मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती जिससे कि स्टीयरिंग की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है। और इस तरीके के जो आर्क फर्नेस होते हैं दो तरीके के होते हैं,
एक कंडक्टिंग होता है और एक नॉन कंडक्टिंग बॉटम टाइप। ये इसके देखिए दोनों के फिगर्स बने हुए हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कंडक्टिंग बॉटम टाइप है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिव लाइनिंग है इस तरीके से जो हमारा ये कंटेनर है, इसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या है, कंडक्टिंग इन नेचर है, और ये हमारा क्या इलेक्ट्रोड है। तो ये कंडक्टिंग इन नेचर है। और नॉन कंडक्टिंग इन नेचर में देखेंगे तो यहाँ जो बॉटम होता है वो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग टाइप का है, तो यहाँ का जो बॉटम है वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का है। तो इलेक्ट्रोड्स हमारे बेसिकली यहाँ पे प्लेस है, 3 इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे आर वाई बी फेज 3 फेज सप्लाई से प्रोड्यूस है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई यहाँ पे देंगे, 3 फेज सप्लाई के थ्रू हम इस चीज को चैनलाइज कर रहे हैं। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में अगर देखेंगे तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ स्टील में इसका काफी रोल होता है, ठीक है, डायरेक्ट का। और अगर जो मोस्ट ऑफ द फर्नेस देखा जाए, ठीक है, तो वो बेसिकली किस तरीके के होते हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉटम टाइप के होते हैं। नॉन कंडक्टिंग बॉटम टाइप के होते हैं क्योंकि इंसुलेशन की प्रॉब्लम होती है हमारी कंडक्टिंग बॉटम टाइप में, इसीलिए हम लोग जो मोस्ट ऑफ दी फर्नेस यूज करते हैं वो नॉन कंडक्टिंग बॉटम टाइप फर्नेस होते हैं। ठीक, आइए कंसीडर करते हैं हम लोग डायरेक्ट आर्क फर्नेस। डायरेक्ट आर्क फर्नेस को समझने से पहले हमको थोड़ा सा ब्रीफिंग लेनी होगी कि इस पर्टिकुलर फर्नेस में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेथड नंबर 2 हो रहा होगा। मेथड नंबर 2 में क्या हो रहा है, आर्क कैसे डेवलप हो रही है। आर्क को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, एक सपोज करिए E1 है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या है E2, इन दोनों को क्या करेंगे, मोमेंटरीली पास में लाएंगे और फिर क्या करेंगे, विदड्रॉ करेंगे। तो जब मोमेंटरीली पास में लाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किट के कारण करंट फ्लो होगा, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टिंग मीडियम बनेगा, और यहाँ पे एक सडन आर्क हमारी डेवलप होगी। ठीक, तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में बेसिकली हम लोग मोमेंटरीली इलेक्ट्रोड्स को पास में लाते हैं, फिर उनको विदड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जो आर्क डेवलप होती है उसका प्रोसेस बेसिकली हमारा ये है। ठीक, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी, और जब अगर हम स्टीयरिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बाहर से हमको रॉकिंग करनी पड़ेगी। और रॉकिंग का मतलब क्या, हमको फर्नेस का जो मैकेनिकली फोर्सेस के थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा, और फिर जब स्टीयरिंग हो जाएगा तभी बेसिकली हमको तो जो हीटिंग है वो यूनिफॉर्मली हीटिंग हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्म, अगर हमको हीटिंग को यूनिफॉर्म रखना है तो ये चीज ध्यान रखिए, स्टीयरिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस कभी इसीलिए कभी कभी ये जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है, इनका कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है कि रॉकिंग आर्क फर्नेस की वर्किंग बताइए, रॉकिंग आर्क फर्नेस की वर्किंग बताइए। तो रॉकिंग का मतलब ही बेसिकली क्या है यहाँ पे, कि हम शेक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फर्नेस को जिससे कि स्टीयरिंग और यूनिफॉर्म हीटिंग हो सके। तो इसलिए इस तरीके के जो आर्क फर्नेस होते हैं उनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रॉकिंग आर्क फर्नेस। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं और जानते हैं कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस किस तरीके के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे फर्नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा E1 है, ये इलेक्ट्रोड E2 है, मोमेंटरीली इनको पास में लाएंगे और फिर इनको विदड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी आर्क डेवलप होगी। ठीक, तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में जो अभी पिछला फिगर था उससे हमको क्या क्या चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने सिंगल फेस वो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस था, सिलिंड्रिकल इन शेप था, शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट, जो मैनुअली हम इलेक्ट्रोड्स को मोमेंटरीली पास में ला रहे हैं फिर विदड्रॉ कर रहे हैं, उसके थ्रू आर्क डेवलप हो रही। और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हॉट रिफ्लेक्टिव लाइनिंग रहती है हमारे आउटर सरफेस पे और टॉप लेयर पे। तो उससे फायदा क्या होता है कि रेडिएशन फिनोमिनन के कारण एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमारा जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है इसकी एफिशिएंसी हमारी हॉट रिफ्लेक्टिव लाइनिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे जो फर्नेस होते हैं, इन फर्नेस में यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए रॉकिंग कॉन्टिन्यूसली देने की जरूरत है। मतलब हमको जो भी फर्नेस होगा उसको मैकेनिकली हमें शेक करना पड़ेगा, चाहे वो टू एंड फ्रो हो, चाहे टॉप टू डाउन में कुछ ना कुछ शेकिंग, तो यूनिफॉर्मली हीट
प्रोड्यूस करने के लिए हमको पर्टिकुलर फर्नेस को शेक करना पड़ेगा, ठीक, तभी स्टीयरिंग हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक तरीके की इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो सूटेबल ग्राइंडर्स और रोलर्स में बेसिकली इसका रोल होता है, जिससे क्या हो सके, शेकिंग प्रॉपर हो सके फर्नेस की। तो ये मोटर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये बेसिकली शेकिंग के लिए या रॉकिंग के लिए जरूरत पड़ती है। रॉकिंग के साथ क्या होता है कॉन्सेप्ट कि यहाँ बोलते हैं कि जो रॉकिंग एक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली मिक्सिंग ऑफ द चार्जेस बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्नेस एफिशिएंसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रॉकिंग मिक्सिंग चार्जेस करता है, यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोड्यूस करता है, बट साइमल्टेनियसली फर्नेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है। और फर्नेस की एफिशिएंसी फर्दर मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टरी लाइनिंग मटेरियल यूज होता है फर्नेस में, उससे भी कंसिडरेशन एफिशिएंसी का जोड़ा जाता है। ठीक है, अब फर्नेस अगर कंसिडर करते हैं और चार्ज हीट हो गया है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन फिनोमिनन के कारण हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब ये इनडायरेक्ट रेडिएशन फिनोमिनन है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो टेम्परेचर होगा इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का कम होगा एज एज ऑब्टेन्ड बाय दी डायरेक्ट आर्क फर्नेस। और डायरेक्ट आर्क फर्नेस में मैंने बताया था टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, देखा जाए तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज हम डायरेक्ट आर्क फर्नेस में ऑब्टेन कर सकते हैं। बट व्हेन वी कंसीडर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, तो ये टेम्परेचर रेंज क्या होती है, लोअर होती है, क्योंकि रेडिएशन फिनोमिनन के कारण ये चीज चैनलाइज हो रही है। ठीक, ये जो आर्क फर्नेस होते हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये बेसिकली यूज होते हैं मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स में। ठीक है, ये मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स में इस तरीके के आर्क फर्नेस यूज होते हैं। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का एक दूसरा डायग्राम है और इसमें भी वही कंसिडरेशन है। यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स में और इन इलेक्ट्रोड्स को मोमेंटरीली पास में ला रहे हैं, आर्क डेवलप हो रही, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो हीटअप हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंगल फेज इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का कॉन्सेप्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं और इस न्यूमेरिकल से हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आर्क फर्नेस में या थ्री फेस आर्क फर्नेस में होती हैं, क्या रेंज होती हैं, तो उन सारी चीजों को कंसीडर करके इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ द फर्नेस। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है और किस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के लिए करनी है, तो यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू मेल्ट 5 टन ऑफ स्टील। 5 टन ऑफ स्टील को मेल्ट करना है और कैसा आर्क फर्नेस यूज किया गया है, थ्री फेस आर्क फर्नेस को यूज किया गया है। करंट जो रेटिंग है, करंट जो ऑब्टेन है बेसिकली 8000 एम्पियर है। देखिए 8000 एम्पियर एम्पलीट्यूड है। आर्क वोल्टेज का 50 वोल्ट है, क्योंकि आर्क वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हमको लो वोल्टेज से भी काम चल जाता है। लेटेंट हीट हमारी क्या है, 8.89 किलो कैलोरी पर केजी है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, उसके बाद रेजिस्टेंस देखा जाए तो 0.003 है। रिएक्टेंस कितना है, 0.005 है। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.12 है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1.3 सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है 1370। ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे तो इट इज 1370 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 1370 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। और पूछ रहा है पावर फैक्टर क्या होगा और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इस फर्नेस की क्या होगी। ठीक, तो अब इस न्यूमेरिकल में सारी चीजें गिवन है और थोड़ा धीरे धीरे इसको सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आर्क फर्नेस की एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, समझने वाली बात है कि यहाँ पे करंट जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 8000 है। 8000 है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं फर्नेस का, सपोज करिए अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं फर्नेस का, तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। सपोज करिए यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया ये प्राइमरी हो गया, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी। ठीक, और ये हमारा बेसिकली मान लेते हैं सेकेंडरी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है
ये इसका क्या है, रिएक्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सपोज करिए एक इलेक्ट्रोड ये लगा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और